बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हमारी जो पोएम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होली थर्सडे 1। ठीक है, होली थर्सडे 1 जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि विलियम ब्लेक ने जितनी भी पोएम्स लिखी ना, वो आप समझ लें जैसे हम सेट्स में कोई बात करते हैं ना कि एक के सामने दूसरा, इसी तरह उसने पहले वो इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखे थे, उसके बाद जो है उसके जवाब में एक्चुअली उसने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे हैं। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा होली थर्सडे 1 का हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। Holy Thursday was first published in 1789. It was included in the poetry collected called Songs of Innocence. However, there is also a poem called Holy Thursday in William Blake's Songs of Experience, which differ from the one in the Song of Innocence. ठीक है, अब देखिए, एक उसका आता है होली थर्सडे 1, देन होली थर्सडे 2, फिर इसी तरीके से आ पॉइजन ट्री के जवाब में द पॉइजन ट्री। सेम इज द केस विद लैम्ब के जवाब में उसने टाइगर पोएम लिखी। तो इस तरीके से उसने कई पोएम्स लिखी जो कि पोएम्स के ही आंसर में लिखी, लेकिन पहले उसने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखे और फिर कुछ अरसे बाद उसके जवाब में उसने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस लिखे थे। तो वो यहाँ पे यही बता रहा है कि हाउएवर देयर इज अ पोएम विच कॉल्ड होली थर्सडे इन ब्लेक, विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कि ये एक ऐसी पोएम है जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस उसके मतलब इसके जो जवाब में लिखी गई, वो भी होली थर्सडे, वो फिर होली थर्सडे 2 है, हम उसको होली थर्सडे 2 कहते हैं। विच डिफर फ्रॉम वन इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनोसेंस, सॉरी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कंसिस्ट ऑफ 9 poems that portray happy pastoral images and the vulnerability in the innocent perceptions. Total songs of innocence कितने हैं? वो 9 poems हैं। ठीक है, जो कि एक पेस्टोरल इमेजेस को शो, हैप्पी पेस्टोरल इमेजेस को शो करते हैं और वर्नेबिलिटी शो करते हैं इन इनोसेंस, इन दिस इनोसेंट perception. Holy Thursday depicts a particular ceremony which takes place in England. In William Blake time, Holy Thursday was the name given to the ceremony that took place on Ascension Day. On Ascension Day, children from charity school went to St. Paul Cathedral and they took part in a special service in church. ठीक है, अब होता क्या है, होली थर्सडे बेसिकली, चाहे हम होली थर्सडे 1 को देखें या होली थर्सडे 2 को देखें, आप ऐसे समझ लें कि होली थर्सडे जो है वो एक चैरिटी स्कूल का सिनेरियो जो है उसको शो करता है। होली थर्सडे 1 में हम देखेंगे बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन होली थर्सडे 2 के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक शैटर्ड पोजीशन में है। जैसे नॉर्मली चैरिटी स्कूल्स 2 तरह के होते हैं, एक के अंदर बहुत अच्छा सलूक हो रहा होता है, एक के अंदर बहुत बुरा सलूक हो रहा होता है। तो सेम इज द केस देयर। अब यहाँ होली थर्सडे के अंदर वो आपको दिखाएगा कि एक्सटेंशन डे है, और एक्सटेंशन डे पे क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो चैरिटी स्कूल से कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? सेंट पॉल कैथेड्रल में इकट्ठे होते हैं एंड दे टू पार्ट इन स्पेशल सर्विस इन चर्च। और वो उस चर्च में जो है स्पेशल सर्विसेज में वो जैसे आप ऐसे समझ लें हमारा एनुअल डे होता है, उसमें बच्चे जो हैं कुछ सिंगिंग करते हैं या कुछ इस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं। सेम इज द केस होता है हियर कि एक्सटेंशन डे पे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट चैरिटी स्कूल से वो इकट्ठे होके सेंट पॉल कैथेड्रल जाते हैं और फिर वहाँ पे स्पेशल सर्विसेज में वो हिस्सा लेते हैं। William Blake uses a concrete historical event in order to reflect on human attitudes and poverty in England. और विलियम ब्लेक जो है वो एक कंक्रीट हिस्टोरिकल इवेंट जो है इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन एटीट्यूड एंड पॉवर्टी इन इंग्लैंड, वो यहाँ पे शो करता है। अच्छा जी, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 stanzas with 2 rhyme couplet each on A B B. The line in the poem tend to be longer than those in rest of the collection, as the extension suggests that children proceed a procession into the cathedral. This particular form has a song-like rhythm, a representation of the children's innocence. और ये जो particular form है वो has a song-like rhythm. उनका एक song है like rhythm जो कि एक representation है बच्चों की of the children innocence, which contrasts the narration of their exploitation, जो कि उसके narration करेगा उनकी एक्सप्लॉयटेशन को। अब हम बेटा स्टैंजा बाय स्टैंजा इसकी थोड़ी सी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं
और नॉर्मली होली थर्सडे 1 और होली थर्सडे 2 या इस तरीके से जो पोएम्स हैं, या तो इनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है या ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में मस्ट आती हैं। आपकी टोटल पोएम्स ही 10 हैं और हैं भी छोटी छोटी, तो बेटा इसमें सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा, बहुत छोटी छोटी, ये तो फिर थोड़ी सी लेंथी पोएम है। 6 लाइन्स की भी आएंगी, 4 लाइन्स की भी पोएम्स आएंगी। मेरे ख्याल है इस तरह की पोएम्स आप लोगों के लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे देखें, लिखा है इट वॉज ऑन होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। वो कहता है कि ये होली थर्सडे है जब उनके इनोसेंट फेसेस जो है वो क्लीन है, यानी कि दे हैव अ वेरी, जैसे कहना चाहिए, एक तो इनोसेंट फेसेस क्लीन, एक तरफ तो वो कह रहा है कि मतलब दे आर वेरी क्लीन एंड वो बड़े साफ सुथरे हैं, सारा कुछ है। लेकिन एक और भी यहाँ पे एक सिंबॉलिक मीनिंग क्लीन फेसेस से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि दे हैव द क्लीन माइंड, दे हैव द इनोसेंट माइंड्स। ठीक है, उनके जो मतलब जो उनका माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ा हुआ, दे हैव नॉट द फ्रस्ट्रेटेड माइंड, या इस तरह से उनके जहन में सब, दैट इज अ ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, जिसके अंदर हर चीज खूबसूरत उनको नजर आ रही है, मतलब दे आर एन एंजॉइंग पोजीशन या एंजॉइंग सिचुएशन। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन, और बच्चे किस तरीके से चल रहे हैं, 2 और मतलब 2 करके चल रहे हैं, और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो 2 का जो पेयर्स है, वो रेड रेड पेयर चल रहा है, यानी कि 2 बच्चे जो कि रेड कलर में हैं, फिर ब्लू कलर में और फिर ग्रीन कलर में। ग्रे हेडेड बीडर्स वॉक्ड फ्रॉम विद बैंड्स एज वाइट एज स्नो। अब ये ग्रे हेडेड बीडर्स वो किसको कह रहा है, वो उन बच्चों को कह रहा है। वो कह रहा है ये जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल इस तरह से हैं, सॉरी, वो कहते हैं कि ग्रे हेडेड बीडल्स यहाँ पे एक्चुअली ओल्ड चर्च ऑफिसर को कहा जा रहा है, जिसको बीडल कहा जाता है। वो क्या, उसने क्या कैरी किया हुआ है, कैरी ही स्नो वाइट स्टार लेट द, जो कि अपना बैंड जो है, बैंड बेटा उस छड़ी को कहते हैं, और वो उसको लेके चल रहा है जो बिल्कुल ऐसे वाइट है जैसे कि कोई स्नो है। टिल इनटू हाई डॉम ऑफ पॉल दे लाइक थेम्स वाटर फ्लो, और वो जो है रिवर थेम्स की तरह, मतलब वो इस तरीके से चल रहे हैं वो बच्चे लाइन के अंदर। और हाई डॉम, इस हाई डॉम ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल में, हाई डॉम किसे कहा जा रहा है, यहाँ पे सेंट पॉल के कैथेड्रल को कहा जा रहा है, ऑफ पॉल्स यानी कि सेंट पॉल कैथेड्रल को, लाइक थेम्स वाटर फ्लो, ऐसे वहां पे मतलब वो चल रहे हैं जैसे थेम्स रिवर जो है वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी जो है रिस्ट्रिक्शन के, फुल ऑफ फ्रीडम जो है वो फ्लो करता है। तो वो बच्चे भी बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखें, द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स अ सेरेमनी, द लिरिकल वॉइस डिस्क्राइब्स द मोमेंट ऑफ द चिल्ड्रन from the charity school to St. Patrick's Cathedral on Holy Thursday. However, the लिरिकल वॉइस अपीयर्स टू बी एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। ठीक है, जबकि ये जो लिरिकल वॉइस है ये एक आउटसाइड ऑब्जर्वर है, एज ही शी डिस्क्राइब हाउ द चिल्ड्रन वॉक टुवर्ड्स द चर्च। और ये जो लिरिकल वॉइस जो है लगता तो ऐसे जैसे किसी आउटसाइडर ऑब्जर्वर की हो, एज ही और शी डिस्क्राइब, यानी कि विलियम ब्लेक जो है वो किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, बच्चे किस तरीके से चर्च की तरफ जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज कलरफुल mass, the children walking two and two in red, blue and green, which flows through the streets of London like the river Thames. Till into high dome of hall they like Thames water flow. The lyrical voice suggests that the children are being carried out by their current innocence. ठीक है, और ये जो लिरिकल वॉइस है वो क्या सजेस्ट करती है कि बच्चे जो हैं वो कैरिड आउट हो रहे हैं बाय देयर करंट इनोसेंस। ठीक है, अपने इनोसेंस के बायस, यानी कि जब इंसान इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, तो उसके अंदर उस तरह से डर खौफ भी नहीं होता। और एक तरह दफा उसके अंदर कभी भी डर आ जाए, खौफ आ जाए, तो फिर क्या होता है कि उसकी वो इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है ना। हमारे साथ जब कोई धोखा हो जाता है तो हम डर जाते हैं ना लोगों पे रिलाई करने से। ठीक है, और फाइनली क्या होता है कि हम, एक दफा धोखा होता है फिर हम किसी और पे भी नहीं रिलाई कर पाते, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसे किया। तो जब हम इनोसेंट की स्टेज पे होते हैं ना, तो हम हर चीज जो है वो फुल ऑफ फ्रीडम कर रहे होते हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, शऊर से लाशऊरी बेहतर है। जब तक इंसान को शऊर नहीं आता
तो वो इतना घबराया हुआ डरा हुआ नहीं होता है। इसी तरह बिजनेस का एक रूल है कि ग्रेटर द क्या कहते हैं उसको, ग्रेटर द कि मतलब आप जितना बड़ा खतरा मोल लेंगे ना उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, ग्रेटर द पता नहीं क्या जहन से निकल गया एकदम से। तो क्या होता है कि आप जितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो ये बिजनेस की असूल है। इसी तरीके से लाइफ के अंदर भी आपको बहुत सारी हर चीज जो है वो नाप तोल के नहीं होती। ये जो आप हम लोग रेशनल दुनिया के अंदर पढ़ गए ना कि हर चीज जो है पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना, देन उसकी रिसर्चेस करना, एंड देन फाइनली वो जब तक हम फैसला करते हैं तब तक हम इतने डर चुके होते हैं। अदरवाइज दुनिया में इतने एमबीएस आ गए हैं। तो उस हिसाब से तो यस, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट और रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसी स्टेज है कि उसमें रिस्क जो है वो आपका जितना ग्रेट होता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना वो रिस्क नहीं ले पाता। इस वजह से दुनिया में इतने सारे एमबीएस हो गए लेकिन वो डरे हुए होते हैं क्योंकि पढ़ लिख ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, the children are described as colorful mass, the children walking two and two in red, blue and green, which flows through the street of London। वो यहाँ पे यही कहता है कि बच्चे किस तरह जब इनोसेंट स्टेट में है, लाशऊरी के स्टेज में है, तो फिर क्या है वो इस तरह से फ्लो करते हैं। उनके अंदर ऐसे करंट है मतलब वो इस तरह से कैरिड होते हैं जैसे थेम्स रिवर होता है। नोटिस हाउ डिस्पाइट celebratory scenery, the lyrical voice critiques certain aspects of social ritual। और डिस्पाइट ऑफ सेलिब्रेटरी सीनरी, अगर हम इसको देखेंगे मतलब सेलिब्रेशन हो रही है, यहाँ पे एक सीनरी क्रिएट की गई है थ्रू इमेजेस, लेकिन आप ये देखें कि जो लिरिकल वॉइस क्रिटिक्स करती है वो क्या, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिचुअल के हम सोशल रिचुअल्स में भी पढ़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर क्लीन व्हिच सजेस्ट दैट दे आर नॉर्मली डर्टी। ठीक है, उस वक्त वो बच्चे जो हैं उनके फेसेस क्लीन थे जो कि नॉर्मली डर्टी ही होते हैं, लेकिन उनको कब जो है साफ करवाया गया, जब स्पेशली उनको रिप्रेजेंट करना था इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। और फॉर एग्जाम्पल नोटिस हाउ द बीटल्स वॉक अलोंग द चिल्ड्रन विद वॉन्ड्स। ठीक है, वो जो बीटल्स थे, वो जो उनके अथॉरिटी था, द ओल्ड चर्च ऑफिसर जो था, वो किस तरीके से उन बच्चों के साथ वॉन्ड के साथ जो है वो छड़ी के साथ जो है वो चल रहा होता है। दिस सजेस्ट द वायलेंट अथॉरिटी दैट दीज बीटल्स हैड ओवर द चिल्ड्रन। अब ये उस वायलेंट अथॉरिटी को शो करता है जो कि ये बच्चे जो हैं सजेस्ट करते हैं, सॉरी ये इन बीटल्स किस तरीके से बच्चों के ऊपर इनका एक असर रसूख है, या वो किस तरीके से बच्चों के ऊपर एक उनकी अथॉरिटी है। सेकंड स्टैंजा के अंदर देखते हैं, oh what a multitude that seem these flowers of London town, seated in companies they sit with radiance all their own, the hum of multitudes was there but multitudes of lambs, thousands of little boys and girls raising their innocent hands। अब यहाँ पे वो कहता है मल्टीट्यूड, यहाँ पे वो उन बच्चों को कह रहा है। मल्टीट्यूड यानी कि बच्चों का जो एक पूरा झुरमट आप उसको कह लें या जो भी है। दे सीम दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन, वो कह रहा है ये जो मल्टीट्यूड है बच्चों का ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ्लावर्स ऑफ लंदन, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ऑफ लंदन भी कहा जा रहा है। फ्लावर्स जो है वो यानी कि इसको उसने मेटाफोरिकली बच्चों के लिए यूज किया है कि वो फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन है, सीटेड इन कंपनीज, और वो किस तरीके से बैठे हुए हैं कंपनीज में, मतलब एक गैदरिंग में बैठे थे। सिट विद रेडियंस यानी कि रेडियंस शाइनिंग एट देयर ओन, यानी कि शाइनिंग फेसेस, जो कि मतलब वो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो जाहिर बात है भाई अपने चैरिटी हाउस से निकले हैं, सेंट कैथेड्रल के मज़ार पे आए हैं, वहाँ के टॉम पे आए हैं। तो फाइनली दे हैव द रेडिएंट फेसेस, दे आर इन हैप्पी मूड्स एंड दोज आर जस्ट लाइक द फ्लावर्स ऑफ लंदन, यानी कि ये दोनों मेटाफर्स है, द फ्लावर्स ऑफ लंदन एंड रेडियंस ऑल देयर ओन, यानी कि वो जो बच्चे हैं वो जो है उनके फेसेस भी शाइन कर रहे हैं। द हम ऑफ मल्टीट्यूड वाज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ देम, और हम ऑफ मल्टीट्यूड मतलब
ये जो हम ऑफ मल्टीट्यूड अगेन वो बच्चों को ही कह रहे हैं, ये सारे मेटाफर्स हैं जो वो उन बच्चों के लिए यूज कर रहा है। वो कह रहे हैं ये जो हम ऑफ मल्टीट्यूड है ये तो मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प है, बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प, लैम्प्स यहाँ पे एक्चुअली लैम्प जब भी यूज होता है वो जीसस क्रिस्ट के लिए शो होता है, और लैम्प्स यहाँ पे इनोसेंट एनिमल के और एक बायस एनिमल के बेस पे भी यूज हो रहा है। तो मल्टीट्यूड हम ऑफ मल्टीट्यूड्स बेसिकली क्या है कि वॉज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प्स, तो वो अब अगेन उसको मेटाफोरिकली मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प्स भी कह रहा है। मल्टी वो क्या इन सारे मल्टीट्यूड्स को वो मेटाफोरिकली कभी वो मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प कहता है, कभी फ्लावर ऑफ लंदन कहता है, कभी रेडियंस कहता है एट देयर ऑल देयर ओन, यानी कि अपने ही फेसेस पे उनके रेडियंस है। thousands of little boys and girls raising their innocent hand, और ये thousands of little boys और girls जो है वो अपने hands को फिर raise करते हैं। Now let's see the critical appreciation of this stanza. In the second stanza, the lyrical voice describes the children in a different way. The children are described in several ways throughout these lines. First, they are presented as flowers of London. अब देखते हैं वो बच्चों की डिस्क्रिप्शन कैसे करता है, कितना खूबसूरती के साथ वो इमेज बाय इमेज, स्टैंजा बाय स्टैंजा वो बच्चों के मल्टीट्यूड को किस तरीके से शो करता है। The children are described in several ways throughout this line. First, they are presented as flowers of London town, emphasizing their beauty and fragility. ठीक है, वो उनको बच्चों को क्या कहता है, वो flowers of London town कहता है, जो कि emphasize करता है उनकी beauty को और उनकी fragility को। The lyrical voice talks about children while she sees them seated in chairs, seated in companies. They sit with radius all their own. और ये वही lyrical voice talk है about the children जो कि वो देखता है, ही और शी सीज, ही शी यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो बच्चों को देख रहा है और वो बता रहा है कि या हम इसको ही और शी भी या इसकी जगह बेटा पोएट लिख लें। द पोएट सीज देम सीटेड इन चर्च, ठीक है, मैं इसको पोएट कर देती हूँ, नॉट पोएट एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर, पोएट एज एन ऑब्जर्वर हम इसको यूं कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो व्यू पॉइंट है वो क्या है, वो इसका बियोग्राफिकल नहीं है बल्कि बीइंग एन ऑब्जर्वर है। तो वो सीज देम सीटेड इन चेयर, सीटेड इन कंपनीज, दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ओन, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट नहीं है। Then the children are described as lambs, accentuating their innocence and their relationship with God and religion. The children are linked to Christ, who has special tenderness with children. और बच्चे जो हैं वो फिर उनको लिंक किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो वो जो लैम्ब है उसको द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज द लैम्ब्स, जो कि एक्सेंचुएटिंग देयर इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को एक्सेंचुएट कर रहे हैं, और उनका रिलेशनशिप विद गॉड एंड रिलीजन, उनका रिलेशन विद गॉड और रिलीजन क्या है। जब भी ये लैम्प का इमेज यूज होता है, एक तो इनोसेंस तो चलें थी लैम्प के अंदर, लेकिन उसका रिलेशनशिप विद गॉड रिलीजियस टर्म्स के अंदर हमेशा लैम्प का इमेज यूज होगा। और विलियम ब्लेक की पोइट्री में नॉर्मली ये लैम्प का इमेज बहुत ज्यादा यूज होता है। द चिल्ड्रन आर लिंक्ड टू क्रिस्ट, हु आर स्पेशल टेंडरनेस विद चिल्ड्रन, who has a special tenderness with children या towards the children, ठीक है। तो वो लिंक कर रहा है बच्चों को किसके साथ, क्रिस्ट के साथ, जिनकी एक स्पेशल टेंडरनेस थी towards the children with the children. This description contrasts with the hum of multitude and further when emphasis on children raising their innocent hands. Moreover, notice the number of these children, thousands of little boys and girls, and how they are all described and uncorrupted and delicate. और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये थाउजेंड ऑफ लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और उनको क्या दिखाया जा रहा है कि वो अनकरप्टेड और डेलिकेट हैं। इवन उनके जो माइंड्स हैं वो भी शैटर्ड माइंडेड माइंड्स नहीं है, बिकॉज दे आर सो मच इनोसेंट कि उनको भी अच्छाई और बुराई का पता ही नहीं चला। इंसान को जब डू एंड डोंट का पता चलता है ना एक्चुअली, तब वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर जाता है। और ये उसकी जो एज होती है ये तकरीबन 7 to 8 ईयर्स के बाद बच्चे की स्टार्ट होती है, जब वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है अपनी सोसाइटी को, कि मतलब हर इंसान के रवैये को वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। उससे पहले जो बच्चे की एज होती है ना 7 साल तक, वो बस एक खेल होती है, तमाशा होती है,
वो डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, एट दैट टाइम उसकी जैसे कहना चाहिए ना बिल्डअप हो रहा होता है। तो ये वही छोटे बच्चों का जो माइंड है वो दिखाया जा रहा है। फाइनली फिर उसकी टीनेज स्टार्ट होती है। फिर आप नॉर्मली स्पेशली देखें 13 साल से ऊपर जब बच्चा होता है या 12 साल से ऊपर होता है, आप नॉर्मली बच्चे के अंदर देखें वो हर चीज से इरिटेट होना शुरू हो जाता है इनिशियली। माएँ परेशान हो जाती है हमारा बच्चा बिगड़ा, वो बिगड़ नहीं रहा होता, वो उस एज के अंदर जाके एक्चुअली वो जो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड या डू एंड डोंट में वो जब पढ़ता है ना, वहां पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस टाइम पे उस टीन एज पे उसको एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो उसको सही और गलत एट दैट टाइम भी बताए। वो टीन एज बड़ी खतरनाक होती है। नॉर्मली हम कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया चलो भाई छोड़ दो, नहीं, वो वाली एज ज्यादा खतरनाक है। आपने 7 साल बच्चे को दे दिए, 10 साल भी दे दिए, और फिर आप कहते हैं टीन एज में हो गया, बड़ा हो गया, अब ये जाने तो, नहीं, वो ज्यादा खतरनाक एज है। अब ये भी हो सकता है कि आपके 7 साल का जो आपने किया ना, इतनी मेहनत की है, वो उस पर पानी भी फेर सकता है। तो वो इतनी खतरनाक स्टेज होती है। और आप नॉर्मली देखें कि उस एज के अंदर जाके बच्चे रिएक्ट कैसे करते हैं। तो दैट इज द, तो यहाँ पे अभी बच्चे उस स्टेट किधर हैं, वो एडल्ट स्टेट पे नहीं है, वो अभी उस स्टेट पे है जो फर्स्ट 7 to 10 years वाले जो बच्चे होते हैं ना, उस स्टेज में जिसमें अभी उनका माइंड क्या है, उनके लिए जस्ट दैट इज वर्ल्ड इज ओनली कि भाई हम खेल लें, हम बाहर निकल जाएं, हम अच्छा से तैयार हो जाएं, हम पार्टिसिपेट कर लें, इससे आगे इन बच्चों की कोई मतलब मेंटालिटी नहीं होती। थर्ड स्टैंजा में वो अब बताता है, अब उसने पहले तो सेकंड स्टैंजा के अंदर बच्चों को मेटाफोरिकली खूबसूरती के साथ उसने डिस्क्राइब किया। देखते हैं थर्ड स्टैंजा में वो क्या कहता है। Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song, or like harmonious thunderings the seat of heaven among. Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor, the charity, then cherish pity lest you drive an angel from your door. अब जो है वो कहता है ना, लाइक अ वाइंडी माइटी वाइंड, ठीक है, माइटी वाइंड यहाँ पे अब वो सिमिली यूज कर रहा उन बच्चों के लिए। वो कहता है बिल्कुल माइटी वाइंड की तरह, एक कूल ब्रीज की तरह, दे रेस टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग। अब वो जो है, अब उसके सॉन्ग्स की बात करते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट अब कैसे कर रहे हैं। पहले वो मल्टीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन को उसने डिफरेंट मेटाफोरिकली उसने डिस्क्राइब किया बच्चों के मल्टीट्यूड को। अब वो कहता है कि वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इन द लास्ट एंड द। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह जैसे माइटी वाइंड जो है उनकी है, वो जो वॉइस ऑफ सॉन्ग है वो रेज होती है टुवर्ड्स द हेवन, और लाइक हारमोनियस थंडरिंग द सीट ऑफ हेवन अमॉन्ग, और हारमोनियस थंडरिंग अगेन द सिमिली, ठीक है, द सीट्स ऑफ हेवन अमॉन्ग। अब वो मतलब इस तरीके से उनकी वॉइस है जैसे कोई सीट्स ऑफ हेवन, थंडरिंग ऑफ सीट्स ऑफ हेवन अमॉन्ग, यानी कि इतनी खूबसूरत उनकी वॉइस है कि वो हारमोनियस थंडरिंग द सीट्स ऑफ हेवन अमोंग, यानी कि हेवन में जो सीट्स ऑफ हेवन है, या उनकी वॉइस जो है दैट गोज इनटू द सीट्स ऑफ हेवन लाइक द नॉइस ऑफ स्मूथ थंडरिंग, ठीक है, एक स्मूथ थंडरिंग होती है जो हेवन की, शायद उनकी वॉइस जो है वो हेवन तक जाती है। वो कहते हैं ना कि दुआ निकलती है तो अर्श पे जाती है। तो वो अब उसी चीज को वो बड़ी खूबसूरती से कह रहे हैं कि हारमोनियस थंडरिंग है, दैट इज नॉट द के थंडर स्टॉर्म की तरह की जैसे कड़कड़ा के वो बिजली की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा उनकी जो आवाज है वो इतनी खूबसूरत है बच्चों की कि जब उन्होंने वो सॉन्ग गाना शुरू किया, दैट इज जस्ट लाइक द हेवन थंडरिंग सीट्स ऑफ हेवन अमॉन्ग, कि जैसे हम वो आवाज ऊपर गई हो और उसने एक हारमोनियस सी थंडरिंग जो है वो हेवंस में क्रिएट कर दी हो। Beneath them sit the aged men wise guardians of the poor, और उसके नीचे यानी कि उस हारमोनियस थंडरिंग के नीचे जो है जो एज्ड मैन वाइज जो है गार्डियंस ऑफ द पुअर, वो वहां पे बैठे हुए हैं। देन चेरिश पिटी लेस्ट यू ड्राइवन एन एंजल फ्रॉम योर डोर, और फिर वो जो चेरिश पिटी है, ये जो वहां पे क्या कहना चाहिए, सो चेरिश पिटी लेस्ट यू शुड ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। तो ये चेरिश पिटी है यानी कि जो कि आपको लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर, तो ऐसे लगता है जैसे कोई एक एंजल हो जो कि आपके डोर तक पहुंच गया हो। तो इट मीन्स कि वो कहने का मकसद उसका ये है कि उनकी जो
वॉइस है या उनका जो सॉन्ग है वो इतनी खूबसूरती से जो है आसमान पे जाता है कि आसमान पे वो हारमोनियस थंडरिंग क्रिएट करता है। और एंजल्स की जो, जैसे कहना चाहिए ना, एंजल्स एट योर ओन, एंजल्स की जो आमद है उनका बायस बनता है, यानी कि उनकी वॉइस की वजह से ऐसे लगता है, ऐसा एक हारमोनियस सिनेरियो क्रिएट होता है कि मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे एंजल्स जो है वो जमीन पे उतर आए। इन द थर्ड स्टैंजा the children begin to sing. The lyrical voice describe how they like a mighty wind. They raise to heaven the voice of song. As they sing, the children are not longer fragile and they acquire a force which enables them to communicate with God, or like harmonious thunderings, the seeds of heaven among. अब वो लास्ट स्टैंजा के अंदर उनका बच्चों का कम्युनिकेशन विद गॉड, उनको लैम्प कह के, और उसकी एक रिलीजियस जो है उन कनेक्शन जो है बच्चों का वो शो करता है, क्योंकि जाहिर बात है ये सब आए ही सेंट कैथेड्रल के मज़ार पे हैं। तो इन द स्टैंजा तो बच्चे जब वो गाना गाना शुरू करते हैं तो लिरिकल डिस्क्राइब हाउ दे लाइक अ माइटी माइंड, कि किस तरीके से वो एक माइटी माइंड की तरह से वो अपनी वॉइस ऑफ सॉन्ग जो है वो क्रिएट करते हैं, वो सिंग करते हैं, सॉरी। दिस सिंग द चिल्ड्रन आर नॉट लॉन्गर फ्रेजाइल एंड दे एक्वायर फोर्स, जो कि उनको एनेबल करती है कि कम्युनिकेट करें विद द गॉड। उनका सॉन्ग जो है वो कम्युनिकेट करता है विद गॉड, और लाइक हारमोनियस थंडरिंग द सीड्स ऑफ हेवन अमंग। नोटिस हाउ द सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब फर्स्ट एज अ वाइटी माइंड। ठीक है, अब वो बता रहा है कि बच्चों का, पहले उसने बच्चों को मेटाफोरिकली जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था लास्ट स्टैंजा में। अब वो बच्चों के सॉन्ग को, जब सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन जो है उसको वो एज अ सिमिली जो है वो कंपेयर करेगा डिफरेंट इमेजेस के साथ। अब वो पहले तो उनको कहता है माइटी माइंड है उसका सॉन्ग, देन अ हारमोनियस थंडरिंग, फिर वो उसी सॉन्ग को एक हारमोनियस थंडरिंग कहता है। Moreover, the beetles that walk with them in streets are now beneath them. और moreover, वो जो beetles है that walk with them in streets, वो जो है beneath them है, overshadowed by children and their song. The figure of children change throughout the stanzas, and in the last one they appear to be surrounded by an oral imagery. और वो एक oral imagery क्या है? जो वॉइस के थ्रू इमेजरी आपको शो होती है उसका हम ऑरल, हम कहते हैं ना ये ऑरल है, ठीक है। तो ऑरल इमेजरी वहां पे शो होती है। द फाइनल लाइन टेल्स द रीडर टू हैव कंपैशन फॉर पुअर, द चेरिश पिटी लेस यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। अच्छा जी, द फाइनल लाइन टेल्स द रीडर टू हैव कंपैशन फॉर द पुअर, ये जो फाइनल लाइन है वो रीडर को शो करती हैं टू हैव कंपैशन फॉर पुअर, ठीक है, कि उनका कंपैशन होना चाहिए पुअर के साथ। दैट देन चेरिश पिटी लेस टू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। दिस सजेस्ट फर्दर critics of Christianity and English society, a possibility of divine wrath and vengeance in children's song, यानी कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसमें पॉसिबिलिटी है डिवाइन रैथ की और वेंजेंस इन चिल्ड्रन सॉन्ग। विलियम ब्लेक के बारे में देख लेते हैं। Oral imagery related to sense of hearing and sense of सॉरी रिलेटेड टू एयर और सेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। ऑरल इमेजरी इसी को कहते हैं, यानी कि जो आप सुनते हैं उसको कहा जाता है ऑरल इमेजरी। अच्छा जी, अबाउट विलियम ब्लेक देख लेते हैं। विलियम ब्लेक वाज बोर्न इन 1757 and died in 1827. He was an English poet and painter. William Blake is known to be one of the first figure of romantic moment, both in poetry and painting. He is also commonly referred as pre-romantic. His most important works are his prophetic word, the Book of Laws, the Songs of Laws, Vela, or the Four Zoos, and Milton, a poem among many others. Other notable works include Songs of Innocence and Experience, The Marriage of Heaven and Hell, and Jerusalem. William Blake's work has a strong philosophical and mystical view, portrayed in a very creative and expressive form. He was mainly influenced by the ideas behind द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। वो उन आइडियाज से जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली जो इन्फ्लुएंस थे बाय आइडियाज बिहाइंड द अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ये बेटा आप लोगों का होली थर्सडे 1 हो गया। अब लेट्स स्टार्ट होली थर्सडे 2।